Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम मिस। वालेकुम सलाम। All right. So confusion matrix का क्लियर हो गया था. यस मैम। हम्म. ओके. सो अच्छा एक चीज़ जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे तो टाइम आउट हो गया था और उसमें ये था कि मैंने ऊपर क्रेडिट स्कोर के डाटा सेट पे अप्लाई किया था नेट्रॉन रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को. राइट. तो ये कुछ रिजल्ट था जो मैंने डिस्प्ले करवाना था आप लोगों को कि डिसीजन ट्री जब मैंने अप्लाई किया था तो ये तकरीबन 0.76 इसकी एक्यूरेसी स्कोर है, जबकि जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है उसमें हमारे पास 0.80 यानी ये 80% से अबव 80.89 आएगा. ठीक है. इतना एक्यूरेसी स्कोर यानी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के केस में, बिकॉज हम इसमें एक से ज्यादा डिसीजन ट्रीज मल्टीपल डिसीजन ट्रीज यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो डेफिनेटली उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी. और ये था कि थोड़ा सा इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं, बट रिलेटिवली अगर आप देखें तो इसमें इसमें 1.4 सेकेंड्स लगे हुए हैं टाइम इसका. अगर आप देखें यहाँ पे 31.7 सेकेंड्स, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि आल्दो एक्यूरेसी अच्छी देगा, लेकिन क्योंकि ज़्यादा डिसीजन ट्रीज हैं तो दैट्स व्हाई इट विल टेक सम मोर टाइम. तो कंप्यूटेशनली इट विल टेक मोर रिसोर्सेज. तो इसका टाइम भी आप देखें तो थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिसीजन ट्री अलोन. ठीक. तो ये एक चीज़ जस्ट मैं डिस्प्ले करवाना चाह रही थी कि हाउ वी हैव गॉट एन इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी बाय यूजिंग इट. तो अगर मैं एस्टिमेटर्स चेंज करती हूँ तो इसकी एक्यूरेसी पे डेफिनेटली वो चेंज आएगी. ठीक है. तो कम या ज्यादा करके हम देख सकते हैं कि क्या अंडर फिटिंग है, ओवर फिटिंग की तरफ तो नहीं जा रहा. ओके. सो अब नेक्स्ट जो हमने करना है आज, अब हम दो एल्गोरिथम्स को देखेंगे क्लासिफिकेशन के ही. एक है KNN और एक है नाइव बाइस. तो KNN को पहले देख लेते हैं कि ये क्या एल्गोरिदम है. सो बेसिकली KNN इसके नेम से शो हो रहा है कि नियरेस्ट नेबर है. यस सर. इसे रीड में दिखाइएगा एक बार। यस. आवाज आ रही है? जी अब आ रही है. हीट में भी सुपर वाला जो आपने हीट में बनाया होगा, एक इश्यू आ रहा है। उसमें एक क्वेश्चन था मेरा, मैंने क्या थोड़ा था ये कि एक ओके. अच्छा अब सही है। चलिए एक स्कोर में 0.6 समथिंग आ रहा है, इसलिए ना तो मैं पूछना था कि ये कम क्यों आ रहा है। ओके. सो यानी जो आपने किया हमने कल किया है उसमें ही आपका 0.6 आ रहा है. कल इसी में दूसरे नोटबुक में 0.6 था, शायद शायद अपडेट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। Okay. So you can try changing the n estimators in it. ओके सो Yes. Maybe like वो से कोई डिफरेंस है. या फिर एक ये चीज़ भी हो सकती है कि ऊपर ट्रेनिंग में थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा कम कम ज़्यादा करके देखें. वैसे तो ऑलरेडी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा है, 90% में यहाँ पर सेट हुई है. सो मे बी मेरे पास एन एस्टिमेटर्स और आपने रैंडम स्टेट को सिलेक्ट किया हुआ है. अगर नहीं किया हुआ तो ज़रा आप रीरन करके देखें तो वो एक्यूरेसी हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव हो रही हो. अगर आपने रैंडम स्टेट लगाई है तो देन तब तो सेम ही रहेगी, लेकिन अगर आपने नहीं लगाई हुई तो बार बार रीरन करने से हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे वो इम्प्रूव कर जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसने कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रोज उस टाइम पे लिए हैं. ठीक. ओके। ओके. आपके लिए यस. 90% डेटा हम क्यों दे रहे हैं? 80% हो रही है मिस। आपने 80% यूज किया. नहीं नहीं, इसमें पूछ रहा हूँ इससे। वैसे 80% सजेस्ट नहीं करते सारे। हाँ जी, हम ये चेंज भी कर सकते हैं. लाइक यूजली 80-20 यूज होता है, बट इट कैन बी 70-30 या 90-10 भी हो सकता है. इस केस में मैंने 90-10 रखा हुआ है. Right. तो इट कैन बी वी कैन जस्ट कीप ऑन स्विचिंग. मतलब कि यूजली इसमें कोई इतना नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहे होते हैं. ओके। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ट्रेनिंग हम ज्यादा करवा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा अच्छा लर्न कर ले.
सो मतलब कि इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि ये ट्रेनिंग में ज़्यादा अच्छा रन करेगा 90% अगर दे दिया टेस्टिंग में। बट इट डिपेंड्स कि यूजली इनमें से कोई भी यूज़ हो जाती है अल्टरनेटिवली। और हम ये सारी इकट्ठी भी करके देख सकते हैं, लाइक अगर मैं 80-20 रखूँ, रैंडम स्टेट वही रहने दूँ, ठीक है, जीरो ही यहाँ पे जैसे है सेम वही रखूँ, और मल्टीपल करके देखें टेस्ट, किसी में 80-20 किसी में 70-30, वो भी हमने ऊपर करके देखा था। तो हमने देखा था कि क्या एक्यूरेसी पे फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाती है एक्यूरेसी, ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा सेट हो तो ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। Okay, it's clear. ओके एंड इस तरह से ये के नियरेस्ट नेबर, तो के नियरेस्ट नेबर एज इट्स नेम शोज कि कोई नियरेस्ट नेबर की बात हो रही है, कि कोई नियरेस्ट कोई मतलब चीज है या ग्रुप है या पैटर्न है कोई, जिससे हम देख के लर्न करेगा, ये के एन है एल्गोरिथम। ये भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन, इसमें रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, ये एल्गोरिथम रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में यूज होता है, लेकिन हम इसको ज्यादा क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि कैनन कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एक टाइप है, इसमें देखते हैं कि ये, तो इसकी थ्योरी अगर देखें, तो कैंडिडेट स्नेपर में बेसिकली यहाँ पे फर्ज करें कि अगर मैं बताऊं कि लाइक के एक नियरेस्ट नेबर की अगर मैं बात करें, तो फॉर एग्जांपल क्या होता है ट्रेनिंग वाली साइड पे, जब ट्रेनिंग हम करवाते हैं ना डाटा की, तो वो इस तरह से ग्रुपिंग हुई होती है, ठीक है। अब सुपरवाइज के केस में हमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, ऑफ कोर्स हमें पता है कि लेबल डाटा ही होता है ना सुपरवाइज में, तो लेबल डाटा है तो हमें तो ऑलरेडी उसका पता होता है कि टारगेट वेरिएबल के अंदर कितनी वो ग्रुपिंग हुई होगी, ठीक है। हमें पता होता है कि जैसे अगर आइरिस का के डाटा सेट है, तो हमें पता है कि उसमें तीन वही ग्रुप्स हैं, वर्जीनिका, सतोसा और वर्सिकुलर, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में वी नो द लेबल्स ऑलरेडी, तो जिसमें उन्हें कैटेगराइज करना है, सही। तो हमें पता होता है कि अगर फर्ज करें मेरे पास डाटा सेट है, तो इसमें तीन ही वो रिस्पेक्टिव उसके तीन ग्रुप्स हैं, ठीक। अब जैसे इस केस में उसने किया, नियरेस्ट का एक ग्रुप है, ठीक, उसमें तीन कोई क्लासिफिकेशन हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई छह जो है वो रेड वाले हैं, ठीक है, चार हमारे पास ब्लू है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 छह हमारे पास ग्रीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन रेड ग्रीन और ब्लू की एक ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं ऑलरेडी डाटा। ट्रेनिंग में वो क्या करेगा कि वो एज इट इज इनको रहने देगा, ठीक है, और बाद में लेटर ऑन जब टेस्टिंग डाटा आएगा ना, न्यू कोई पॉइंट आएगा, तो इस इन बेसिस पे जो उसने ऑलरेडी ग्रुपिंग हुई हुई है, तो उस बेस पे वो न्यू डाटा जो पॉइंट जो आएगा उसकी फाइंड आउट करेगा कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उसकी क्लास को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर यहाँ पे तीन क्लासेस हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, तो यहाँ पे फर्स्ट करें अगर मैं कोई ऐसा डाटा पॉइंट लगाती हूँ जो कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वेट अ मिनट, ये स्टक हो गया आई गेस। चलो इसके ऊपर एनोटेट ही कर लेती हूँ फिर ना, फिलहाल के लिए जूम पे सेव नहीं होगा लेकिन यहीं पे रहेगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले के लिए, ठीक है, ओके। चलिए फर्ज करें कि मेरे पास ये कोई नया डाटा पॉइंट आ गया। अब ट्रेनिंग में मेरे पास यहाँ तक था कि मेरे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, जो हमारे पास एक एक्स वाई हम जी वाला कोऑर्डिनेट जो बनाते हैं ना, उसमें ही ये हमारे पास इस तरह से ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, प्लॉट हुए, और एक न्यू पॉइंट अब यहाँ पे आ गया है। तो वो क्या करेगा कि वो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिस्टेंस जब वो फाइंड करने की कोशिश करेगा ना, तो इसमें, सॉरी, आई डोंट नो ये आज क्या इशू कर रहा है, थोड़ा सा ना स्टक हुआ हुआ है इसलिए बार बार। ओके, मीन्स वो एक एक्सेली ड्रॉ है, उस पे आप ट्राई कर सकते हैं इसको रिस्टार्ट करना। हाँ जी वो भी है, वी कैन स्विच ऑन इट, बट चले अभी फिलहाल के लिए, इसमें मैंने पहले से कुछ चीज़ें ऐड की हुई थी तो इसलिए मैंने इसी पे ले लिया।
ओके सो ये मेरे पास एक न्यू डाटा पॉइंट है। अब वो क्या करेगा कि वो पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करेगा। उससे अब क्या पता कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। अपेरेंटली ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, ग्रीन वाले के साथ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट जितने भी उसके पॉइंट्स होंगे ना, वो देखेगा कि नियरेस्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये भी नियरेस्ट लग रहा है, ये भी नियरेस्ट लग रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी नियरेस्ट लग रहा है, ठीक। और ये वाला जो सा ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा यहाँ से, तो ये नियरेस्ट नहीं है, राइट। तो जो नियरेस्ट पॉइंट्स थे, फॉर एग्जांपल, अब वो यहाँ पे उसने ये वाले नियरेस्ट देखे हैं तीन, ठीक है। तो ये तीन नियरेस्ट देख के उसने अब देखना है कि इनका डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा कि नियरेस्ट में अगर ये वाले हैं पॉइंट्स हैं, ठीक, तो इनमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके साथ कम है। अगर फर्ज करके इस वाले में डिस्टेंस कम है, ठीक है, जैसे नजर भी आ रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट करेगा इसे, ठीक। और फिर वो देखेगा कि जिस तरफ डिस्टेंस कम है वो उस कैटेगरी में उसके फॉल कर देगा। यानी अब ये ब्लू वाले से ज्यादा करीब लग रहा है, तो क्या करेगा कि ये इसको ब्लू कैटेगरी के अंदर डाल देगा कि ये ब्लू है। तो जब हो सकता है कि अब जैसे यहाँ पे आयरस की डाटा सेट के केस में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हो सकता है वर्जीनी का सेतोसा और वेसिकुलर लिखा हुआ है, तो ये फर्ज करें सेतोसा वाली कैटेगरी है, और इसने वो सेतोसा में डाल देगा इसको कि ये जो न्यू पॉइंट है, क्योंकि उसने डाटा पॉइंट्स जो ड्रा किए हुए थे ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट्स में, तो उसमें उसने ला के देखा कि किससे ज्यादा ये नियरेस्ट है। अब वो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक पे कितने पॉइंट्स लूं, राइट। यानी फर्ज करें कि यहाँ पे भी दरमियान में अगर है, ठीक, फर्ज करें यहाँ पे दरमियान में है, तो वो यहाँ पे भी इसके सारे नियरेस्ट देखेगा कितने बनते, ठीक है। तो जो सा नियरेस्ट इसको अपेरेंटली नजर आएगा, और यहाँ पे देखेगा कि किसके ज्यादा पॉइंट्स है, लाइक वो भी देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा कि जिसके नियरेस्ट बन रहा है, तो वो उसकी, और इसके अलावा अगर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो फिर वो मजीद पॉइंट्स भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो ज्यादा देखेगा कि अब किसके पॉइंट्स ज्यादा करीब बनते हैं, तो वो वोटिंग कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसके करीब यहाँ पे अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये रेड वाले अगर थोड़े से ज्यादा करीब आ गए हैं पॉइंट्स, इसके ज्यादा वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये दो करीब बनते हैं, वो थोड़ा ज्यादा दूर चले गए। यहाँ पे ये वाले दो करीब बनते हैं, और ये बाकी वाले ज्यादा पीछे आ जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। अब इसमें लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये रेड वाले तीनों ही तकरीबन एक ही डिस्टेंस पे इसके करीब है, ठीक। तो अब वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि रेड वाले तीन है जो करीब बन रहे हैं, ब्लू वाले दो बनते हैं, ग्रीन में भी दो बनते हैं। तो एक तरह से वोटिंग करा लेगा कि जिसमें मतलब मोड की बेस पे कि जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स करीब बनते हैं, तो उस कैटेगरी में फिर डाल दे, फिर वो इसको रेड में इस तरह से कंसिडर कर लेगा कि ये रेड का ग्रुप है, राइट। तो ये इस तरह से नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट है कि जो नियरेस्ट है वो ले लेगा। अब वो जो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है, तो इसके लिए आपको अक्सर यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मिलेगी यूक्लिडियन डिस्टेंस की, ठीक है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस यही टर्मिनोलॉजी है कि ये यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स हम जो एक्स और वाई एक्सिस वाले ड्रॉ करते हैं, तो इसमें जो टू पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है, इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। और उस यूक्लिडियन डिस्टेंस को ही ये फाइंड आउट करके डिस्टेंस वही कैलकुलेट करके तो लेटर ऑन उसको यूज करता है, और फिर बताता है कि बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी कि जितने ज्यादा नंबर पॉइंट्स इसके करीब थे वो। अब हम एक नियरेस्ट नेबर तो समझ आ गया, लेकिन अब इसमें के क्या है, व्हाट इज के इन हियर। सो के बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना कि हम यहाँ पे जैसे इसने दो दो पॉइंट्स को देख लिया आसपास वाले कि कितने करीब हैं, ठीक है। तो उसने कैलकुलेट किए, यहाँ पे टोटल चार देखे हैं नियरेस्ट वाले, टोटल चार देखे हैं। यहाँ पे इसने तकरीबन ये छः पॉइंट्स देखे हैं नियरेस्ट वाले। तो ये मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ कि वो नियरेस्ट वाले ही। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि के इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक डाटा पॉइंट है, न्यू आया, और मैंने इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है एल्गोरिदम में कि वो जो के है, लाइक मैंने उसमें इसको कहा हुआ है कि ये 1 है, तो क्या करेगा फिर, इसको किस कैटेगरी में डालेगा। फिर एक अगर मैंने इसको के इज इक्वल ब्लू टू 1 वाले कहा में। हुआ है, ब्लू वाले में, यस, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक डाटा पॉइंट को देखना है, ठीक है। तो जब मैंने के इज इक्वल टू 1 किया, तो अब एक जो नियरेस्ट डाटा पॉइंट है वो रेड वाला नहीं बन रहा, ग्रीन भी नहीं बन रहा, वो सिर्फ ये वाला नियरेस्ट पर पॉइंट बन रहा है। तो के इज इक्वल टू 1 जब कहा, तो फिर ये भी ब्लू कैटेगरी में आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम
ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब की जो के की वैल्यू है ये हम किस तरह से सेट करते हैं? इट्स दैट हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, और ये यूजुअली हम ट्रेनिंग डाटा को फिर हम इसलिए कि बेस्ट बेस्ट हमारा के वैल्यू आए हमें मिले, जिसमें वो सही तरीके से कैटेगराइज कर सके। ना तो हम बहुत ज्यादा के वैल्यू दे दें, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आप 15 ही लिख दूं, और वो 15 जो है नीरज देखने बैठेगा तो ये तकरीबन साढ़े पॉइंट्स चेक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ओवर फिटिंग। और ना ही मैं इतने कम पॉइंट्स दे दूं कि बाज़ औक़ात हो सकता है कि मैं डाटा पॉइंट मेरा इधर जाके है और मैं कह रही हूँ 1। ठीक है, तो वो अब इसमें हो सकता है वो दोनों के करीब हो रहा हो, यहाँ से भी एक फर्स्ट वाले से करीब है और यहाँ से भी फर्स्ट वाले से करीब है। तो इन दैट केस इट विल नॉट बी सूटेबल। ठीक है, क्योंकि वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे अगर आ रहा होगा, ठीक है, तो वो उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि विच वन इज एग्जैक्टली द कैटेगरी। राइट। तो यस सर। मैम ये जो के की वैल्यू है हम ये कैटेगरीज के मुताबिक असाइन करते हैं कि नहीं, मतलब किस बेस पे हम ये असाइन करते हैं? ओके, सो ये मैं असाइन करती हूँ यूजली के जो है वो 3 भी यूज होता है, लेकिन मैं इसको असाइन करती हूँ बेस्ड ऑन माई ट्रेनिंग डाटा। यस, ट्रेनिंग डाटा में हमें जो है वो एक मे बी हम वैलिडेशन लगा के भी उसकी के की वैल्यू मल्टीपल लेके देख सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा सही आ रही है। ठीक, तो यूजली हम ट्रेनिंग डाटा में ही इसको ट्राई करते हैं कि के की मल्टीपल वैल्यूज, ताकि टेस्टिंग में हमें पता हो कि कौन सी बेस्ट फिट है। राइट। लेकिन यूजुअली के इज इक्वल टू 3 यूज होता है। ठीक है, लेकिन इट कैन चेंज, इट कैन वेरी, क्योंकि कोई रूल ऑफ थंब नहीं है इसमें। सो यस, वी विल सी आवर ट्रेनिंग डाटा। ओके। तो अच्छा, अब इसके बाद इसके अलावा एक मल्टीपल इसके जो स्टेप्स हैं, यानी कि एनएन कैसे काम करता है उसको देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक के की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट की, फिर उसके बाद वो उन के की वैल्यू से कि कितने नियरेस्ट नंबर्स को देख के उसने डिसाइड करना है। फिर वो क्या करता है, उनमें से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने देखा कि अगर यहाँ पे कोई एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप, और ये एक न्यू वैल्यू आई है, ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेगा। ठीक है, के नियरेस्ट अगर मैंने 1 कहा है, तो इन दोनों में से डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा पहले, यूक्लिडियन डिस्टेंस, और वो देखेगा कि किसका कम बनता है। तो फिर जिसका कम बनता होगा फॉर एग्जांपल इसमें, तो उस क्लासीफाई में डाल देगा। ठीक है, तो फिर वो कौन सा वो पिक द के क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट। ठीक है, जितना वो वाला के वाला जो सा भी हमें पॉइंट 7 वाला नीयरेस्ट बन रहा है, उसको वो पिक कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा डाटा पॉइंट्स अगर आ रहे हैं सेम उस पे, तो देखेगा कि किसके ज्यादा वाले करीब है। जैसे हमने ऊपर रेड वाली एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे ये वाली के उसमें फिर वो इक्वल अगर फर्ज करें डिस्टेंस होगा, तो देखिए कि इक्वल डिस्टेंस पे ज्यादा वाले पॉइंट्स किसकी तरफ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 इसी सेम डिस्टेंस पे थे, ये वाले ग्रीन में सिर्फ 2 सेम डिस्टेंस पे थे, ये ब्लू वाले सिर्फ 2 सेम डिस्टेंस पे थे। जो सेम डिस्टेंस वाले ज्यादा पॉइंट्स हैं जिस ग्रुप के करीब, तो इसका मतलब ये है कि वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उस ग्रुप में उसको डाल देगा। गॉट इट? तो अच्छा, ये एक हो गया। और वो ओके, सो ये एल्गोरिथम के इसके स्टेप्स थे। ओके, सो एक और चीज ये है कि यस सर आदिल। मुझसे अगर हाइपोथेटिकली अगर डिस्टेंस भी सेम हो और वोटिंग भी सेम हो दोनों की, फिर ये क्या रिएक्ट करेगा? किस तरफ हाँ, फिर जाएगा? ये यस, फिर वो एक तरह से कह लें कि 50-50 उसके चांसेस थे। तो वो एक को रैंडमली डाल तो देगा, बट इट विल बी लाइक एक वो प्रोडिक्शन इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, फिर उसका एक्यूरेसी स्कोर बड़ा कम आएगा, बिकॉज उसने दरमियान में से फिर वो एक की जो टेंडेंसी उसको नजर आ रही होगी उसने उसे डाल तो दी है, मगर वो एक्यूरेट नहीं होगा फिर। तो उसके लिए फिर हम ये कोशिश करेंगे, एक्यूरेसी कम आई है तो हम उसकी के की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लें, ताकि हो सकता है कि फिर उससे हो सकता है कि ज्यादा पॉइंट्स कवर्ड हो तो एक तरफ उसको कैटेगराइज करने में आसानी हो जाए। ओके। तो यहाँ पे अब व्हाट डज के इन द के एन सिग्निफाई? ठीक है, जैसे हमने देखा है कि के क्या है, तो ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ किन डाटा पॉइंट्स का नेबरिंग पॉइंट्स को हमने कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे आ, ये के 3 है, तो उसने यहाँ पे जो रेड वाला एक पॉइंट न्यू ऐड किया था, तो हमारे पास क्लासेस हैं A और B, तो रेड वाला पॉइंट न्यू ऐड किया तो उसने अब देखा है कि के 3 है, तो 3 नियरेस्ट देख लिया है। तो 3 नियरेस्ट उसने देखे, ये
नियरेस्ट तीन ये बनते हैं, ठीक है। अब इन तीन जो नियरेस्ट बनते हैं इनमें उसने देखा कि ज्यादा वाले कौन से हैं, ठीक है। जो नियरेस्ट थे वो तो ये देखती है, एक तो देखेगा कि कम डिस्टेंस किसके साथ है, और इसके अलावा ये भी कि अगर तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं है तो ज्यादा वाले किस तरफ से हैं, तो ये ग्रीन ग्रीन वाली साइड पे है ज्यादा, ठीक है। यानी ग्रीन वाले दो नियरेस्ट हैं, ब्लू वाला सिर्फ एक नियरेस्ट बन रहा है, तो फिर इसको ग्रीन कैटेगरी में डाल देगा, राइट। तो उसने इसको फिर लेटर ऑन क्लास बी कह दिया है कि बी क्लास से बिलोंग करता है, इसको उसने ग्रीन करके शो करा दिया, रेड वाले को भी ग्रीन कर दिया, राइट। इस तरह से अगर के 5 ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ इसमें, अब इसी केस में सेम वही केस है, क्लास ए और क्लास बी और वही डाटा पॉइंट है, लेकिन अब मैंने के को 5 कह दिया है। तो यानी अब मैंने जो नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स हैं वो ज्यादा कंसिडर कर रही हूँ, 3 की बजाय 5। तब वो क्या करेगा, नियरेस्ट अब यहाँ पे देखे तो नियरेस्ट अब यहाँ पे के कौन से बन रहे हैं, कि ये वाला भी नियर है, ये भी नियर है, ग्रीन वाला अगर इसको देखें तो ये तो दूर हो गया, ये भी दूर है बाकी सारे, और यहाँ से नियरेस्ट बन रहे हैं उसके पास ये तीन, ठीक है। अब ये वाले जो तीन है ये तीनों ब्लू वाले हैं, ठीक। और तीन ये तीन ब्लू वाले तीन है, यानी कि ज्यादा है, वोटिंग होगी कि ब्लू वालों की तरफ तीन है जो नियरेस्ट है, और ग्रीन वाले सिर्फ दो नियरेस्ट है, तो जो से मेजोरिटी है उसकी तरफ भी। अब जो के की वैल्यू मैंने बढ़ाई है, तो अब ये सेम वही वाला पॉइंट ब्लू कैटेगरी के अंदर आ गया, तो ये क्लास ए से बिलोंग करता है एज पर इफ वी डिसाइड दैट के इज इक्वल टू 5, राइट। तब ये क्लास ए में उसने डाल दी है। सो दैट्स हाउ द के वैल्यू वर्क, राइट। तो ये एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है KNN। सो ये इजी है, राइट। और इसमें जो इक्वेशन ये यूज करता है ना, लाइक उसको मिनकॉक्सी डिस्टेंस इक्वेशन है, जिसमें वो मिनकॉक्सी डिस्टेंस इक्वेशन से वो जो है ना इलेक्ट्रॉन, वो जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है उसने फाइंड किया होता है वो डालता है, ठीक है। तो वो फिर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रहा होता है मिनकॉक्सी डिस्टेंस इक्वेशन से, ठीक। तो बेसिकली स्क्वायर रूट है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के जो उसके हैं उसमें जो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट उसने किया होता है उसका स्क्वायर रूट लेके आ रही होती है उसकी वैल्यू। सो यू कैन सर्च अबाउट इट ऑनलाइन, ओके। और इसके अलावा एक और ये चीज़ है कि जो के नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, इसमें ये नॉइस से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी अगर मैं के की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज लेना शुरू कर देगा, तो डाटा विल भी नॉइसी और इसको फिर वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। और इसमें आउट ऑफ सैंपल एक्यूरेसी भी फिर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कि वो अगर बिल्कुल ही ये कोई ऐसा पॉइंट आ गया, ठीक है, तो वो उसने पैटर्न लर्न किया हुआ ये नियरेस्ट वालों का, तो वो सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकेगा कि अब ये आउट ऑफ सैंपल अगर कोई डाटा पॉइंट आ गया तो उसको कैसे वो एक्यूरेटली, तो ओवर फिटिंग के चांसेस इसमें इस तरह से होते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। और इसके अलावा ये कि इसकी जो एक्यूरेसी की मैट्रिक्स हैं इसमें, जैसे हम मतलब कि जो मैट्रिक्स हैं इसकी मेजरमेंट के लिए, तो KNN के स्पेसिफिक जैसे कि जकार्ड इंडेक्स, F1 स्कोर, लोग डोस है, ठीक। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन का वो जो एक्यूरेसी का उसका है, ठीक है, वो यूज होते हैं, या कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज होता है। तो ये सारे कुछ मैट्रिक्सेस हैं जो कि यूज होते हैं। तो इसमें इसके अलावा इसको एक लेजी लर्नर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके इसलिए कहा जाता है कि इसका जो जो ट्रेनिंग का फेज है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, सॉरी ट्रेनिंग कह रही हूँ, टेस्टिंग का फेज स्लो है, ठीक है। और तो रिलेटिवली लाइक इसका ट्रेनिंग का फेज तो फास्टर होता है, विच इज इट्स प्रो, लाइक प्रोस प्रोस में आता है कि इसका ट्रेनिंग का फेज फास्टर है, लेकिन टेस्टिंग में ये टाइम लेता है, क्योंकि इसने क्या किया होता है, इसने असल में ना ट्रेनिंग में कुछ भी ज्यादा लर्न नहीं किया होता, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर ये बिल्कुल बस ऐसे ही ग्रुप्स पड़े हुए हैं, इसमें कोई पैटर्न नहीं निकाल रहा, ट्रेनिंग में ये बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं लर्न करता, अनलाइक अदर एल्गोरिथम्स जो इसमें हम देखते हैं कि वो ट्रेनिंग में पैटर्न लर्न कर रहा है, इसमें जस्ट उसने ऐसे ही पकड़ के ग्रुपिंग डाल दी, ग्रुपिंग वैसे ही उसने जस्ट प्लॉट कर दी, ठीक है। अब उसे जब कोई नया टेस्टिंग में नया डाटा सेट मिलेगा फिर वो उसको कैलकुलेट करना शुरू होगा कि ये अच्छा है किसके करीब है, के की वैल्यू ये है, उस हिसाब से देखेगा। तो क्योंकि ट्रेनिंग में इसने कोई ज्यादा पैटर्न लर्न नहीं किया होता इसलिए इसको लेजी लर्नर कह रहे होते हैं, ओके। और इसलिए इसके ऊपर टेस्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी जो है मेमोरी पे ज्यादा लाइक ये कहने के कॉस्टली है, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ता है थोड़ा सा, इसकी कंप्यूटेशन पावर ज्यादा लगती है। और इसके अलावा लार्ज जो डिमेंशनल डाटा सेट है, मतलब अगर मैं यहाँ पे जेड मतलब एक्स और वाई के अलावा जो फर्दर थर्ड या फोर्थ डिमेंशन मतलब डायमेंशंस बढ़ा दूं, तो उसमें इसकी जो कारकर्दगी है वो जरा कम हो जाती है,
ठीक है, क्योंकि उसमें हाइपर प्लेन में वो चल जाएगा, और हाइपर वो 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, तो उसमें उसकी फिर वो सारे डिस्टेंसेस उसने फाइंड आउट करनी है, तो उसमें इसकी जितनी ज़्यादा डायमेंशनलिटी बढ़ती रहेगी ना डाटा सेट की, उतना इसमें जो एक्यूरेसी है इसकी वो इन्फ्लुएंस होगी, वो इस हाई हाई डायमेंशन पे काम नहीं ज़्यादा करता। और इसके अलावा ये कि ये नॉन लीनियर डाटा पे भी यूज़ हो सकता है, डेफिनेटली वी हैव सीन इट। ठीक। और अगर मुझे इसकी जो इम्प्रूव करनी हो एक्यूरेसी, ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि मैं इसमें के की वैल्यू को भी एडजस्ट करके देख सकती हूँ, और दूसरा ये कि इसमें अगर लाइक सारी बात डाटा प्री प्रोसेसिंग के पार्ट होते हैं, वो तो ऑफ कोर्स हर हर एल्गोरिथम के लिए जरूरी है कि मिसिंग वैल्यू और डाटा रैंगलिंग और स्केलिंग। इसके अलावा मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन करके भी देख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर डाटा भी इसमें वर्क करता है ना। तो नॉन लीनियर डाटा को मैं जो नॉर्मलाइज करके इसमें 0, -1, 0 और 1 के उसमें लेके आ सकती हूँ, इस रेंज में। तो उससे ही उसमें भी फर्क पड़ सकता है इसकी, और यहाँ फिर डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डायमेंशनल हाई हाई डायमेंशनैलिटी पे ये कम काम करता, तो ऐसे मतलब उस पे मैं कोडिंग में ट्रीटमेंट कराऊँ कि उसकी डायमेंशनैलिटी कम हो सके। सो ये बेसिक इसका KNN का काम है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट थ्योरी। अब मैं इसकी यहाँ तक आई होप क्लियर है, right? It was easy. So now let's move towards its coding, right? Okay, so इसका यूज केस कहाँ पे है, जहाँ पे ये ओके, सो इसका यूज केस है कि जैसे टेक्स्ट माइनिंग वगैरह में, मार्केट प्रिडिक्शंस वगैरह में, ठीक है, या पैटर्न रिकॉग्निशन में, और पावर रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर KNN यूज हो सकता है। ठीक। तो ओके, सो ये वो अगेन जो मेरे पास लाइकलीनेस का फूडी का वो जो सेट पड़ा हुआ था कि कौन सी फूड पसंद है, वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ठीक। तो अगेन वही कि मैंने इसमें इनकोडिंग की हुई है। ठीक, इनकोडिंग इज नेसेसरी फॉर इट बिकॉज हमें पता है कि अदरवाइज जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं वो सही काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो इन इन आइडियल मिस, केस वी आल्सो यस। अगर आप नोटबुक शेयर कर रही हैं तो आप स्क्रीन लिस्ट करते हैं। ओके, सॉरी सॉरी अबाउट Right. इट। यस। ओके, आई होप इट्स फाइन। चलें अब इसमें जो जेंडर है, ठीक है। अब अभी भी वही आ रहा है बस, व्हाइट बोर्ड ही आ रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, यस आई हैव नॉट शेयर्ड इट एक्चुअली, मैं चेंज करना भूल गई। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। ऑलराइट। सो यस, आई वाज जस्ट सेइंग अबाउट के जो लाइकलीनेस है, ठीक है, वो वाला हम लोगों ने सेम वही डाटा सेट लिया, एंड वी नो कि हमें उसमें इनकोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं फीचर्स जो भी फीड करवा रही हूँ हमारे एल्गोरिदम को, सो मैं उसमें इनकोडिंग करूँ। ठीक। तो जो भी यहाँ पे जैसे जेंडर था मेल और फीमेल है, तो उसको मैंने 0 और 1 कह दिया, ताकि वो न्यूमेरिकल डाटा होगा तो इट विल बी इजियर फॉर इट टू प्रोसेस। और जो इवन के मैं बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे टारगेट वेरिएबल को भी इसमें इनकोडिंग कर सकती हूँ, और देन मुझे इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा इसको क्लास दी थी, तो वही वाली इसकी प्रिडिक्शन है। लेकिन इस केस में ये डायरेक्टली उसको भी प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि SQL में वो एक ऐसे कोड ऑफ लाइंस हैं कि जिसमें वो टारगेट को भी वो कर लेता है, और टारगेट वेरिएबल को भी इनकोडिंग कर रहा होता है। सो अगर हम ना भी करें तो उसको प्रोसेस कर लेगा एनी हाउ, लेकिन फीचर्स को हम लाजमी करेंगे। ठीक। और अगेन एक्स और वाई मैंने इस तरह से शो करवा दिए, ठीक है, लिस्ट में, कि मैं लाइकलीनेस को प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ कि बिरयानी समोसे पकौड़े जो भी हमारी इसमें फूड है वो कौन सी पसंद हो सकती है, एज हाइट वेट और जेंडर की बेस पे। ठीक। तो अब मैंने के एन एन का भी के नेबर क्लासिफाइड यहाँ पे इंपोर्ट किया एसकेलर नेबर से, और यहाँ पे मैंने नियरेस्ट नेबर्स 5, यानी मैंने के की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है, कि वो 5 नियरेस्ट नेबर्स को देख के फैसला करे कि किसकी किसकी कैटेगरी में उसने जाना है। और मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे फिटिंग करवाई है। आई हैव नॉट एडेड एनी टेस्ट एंड स्प्लिट और मैट्रिक्स वगैरह से कोई भी फाइंड आउट नहीं मैं कर सकती। ये सिंपल अगर मैं देखूँ कि सारे ही डाटा से उसे मैंने दिखा दिया है, ट्रेन करवा दिया है, और मैं उसे कह रही हूँ कि अगर एज और वेट और हाइट और जेंडर ये है, मतलब कि वो मेल है, ठीक है, और उसकी इतनी एज है, इतनी वेट और इतना हाई, इतनी इतनी हाइट और इतनी वेट है उसका, तो क्या उसके वो उसको क्या
उस बंद ऐसे इंडिविजुअल को क्या पसंद हो सकता है। सो इट हैज प्रेडिक्टेड दिस बिरयानी, राइट, यानी ये उसकी फूड फेवरेट है। ठीक, तो ये एक उसने प्रिडिक्शन कर दी के नीरस मॉडल से। लेकिन अब मुझे इसको ये मैं इस तरह से पता नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरे पास उसने मैंने सारी डाटा को ट्रेन करवा दिया था। तो अब मुझे उसको ये देखने के लिए कि क्या उसने सही प्रिडिक्ट किया, यानी मैट्रिक अप्लाई करने के लिए आई विल हैव टू फर्स्ट टेस्ट एंड स्प्लिट इट, राइट। तो मैंने टेस्ट एंड स्प्लिटिंग अप्लाई की है। यहाँ पे रैंडम स्टेट 0 ही है, ठीक। और के नियरेस्ट नेबर अगेन उसके यहाँ पे मैंने 9 ले लिया नियरेस्ट नेबर्स, राइट। और टेस्ट ट्रेन फिट करवा के मॉडल ट्रेनिंग का देके और टेस्टिंग करा, इससे प्रिडिक्ट करवाया। तो मेरे पास ये कुछ प्रिडिक्शन इस तरह से आई है, क्योंकि डेटा सेट में ही ओवरऑल बिरयानी की तरफ यानी वो ज्यादा डाटा पॉइंट्स थे, तो इसलिए उसने प्रिडिक्शन भी फिर इस हिसाब से दी कि उसने इसको ज्यादा लर्न किया है और जो बाकी के दो थे वो कम लर्न किए हैं। अगर मैं इसको ये नेबर को कम भी करूं, आ, असल में पहले वाले सारे चले गए हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल इम्पैक्ट मच, बिकॉज डाटा के अंदर ही वो ज्यादा ये बिरयानी वाले ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसी को ही प्रिडिक्ट करेगा। एनी हाउ, तो अगर अगेन एक्यूरेसी स्कोर निकाला इट इज अराउंड 61। अब जो नेक्स्ट ये सिंपल सा एक वर्क फ्लो था जिसमें सेम सारी चीजें वही हैं, सिर्फ ये कि हमने इंपोर्ट एक डिफरेंट लाइब्रेरी की है इस केस में, और उसके रिस्पेक्टिव जो उसके आर्गुमेंट्स हैं वो हमने इसमें पास करवाए हैं। अदर देन दैट इज आल्सो द सेम वर्क फ्लो, राइट। अब इसमें एक और काम ये हो सकता है कि अब क्लासिफिकेशन के हमने काफी पढ़ ली है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, और इसके अलावा के एन एन है, और आगे हम लेट्रॉन जो है नाइफ बेस भी पढ़ने लगे हैं, ठीक है, इस सारे क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब इट मे बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम इसमें फिर जब हम अपना डाटा सेट पर अप्लाई कर रहे होंगे तो हम कौन सा यूज करेंगे। तो एक एक तो ये भी होता है कि यू माइट आल्सो सी के प्रोजेक्ट, अक्सर आप अगर कैगल पे कहीं भी देखें तो उन्होंने सारे ही अप्लाई किए होते हैं, जितने भी अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेबल हैं उस पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम पे। और फिर लेटर ऑन उनकी एक्यूरेसीज भी प्रिंट करवाई होती हैं कि किसकी सबसे ज्यादा आई है, ठीक है। सो इट्स आल्सो यूज केस कि आप सारी ही प्रिंट करवा सारी ही यूज करें जो जो एप्लीकेबल है। सो एनी हाउ, जब मैंने इसका ये नेबर नियरेस्ट नेबर काम किया है, तो अब आप देखें तो यहाँ पे ज्यादा समोसा की कैटेगरीज आ रही हैं, राइट। पहले सिर्फ एक आती थी, तब ज्यादा आ रही हैं, राइट। तो ये ज्यादा आने का जो ये वजह है वो यही है कि मैंने उसमें नियरेस्ट नेबर थोड़ा सा कम कर दिया, पहले 9 था, अब मैंने 5 कर दिया। हम्म। तो वो हो सकता है डाटा पॉइंट्स जो बिरयानी के में ज्यादा हैं, तो इसलिए वो पहले 9 होने की वजह से वो ज्यादा बिरयानी के पॉइंट्स ही कवर होते, तो इसलिए प्रोडिक्शन भी फिर बिरयानी बिरयानी ज्यादा हो रही थी। लेकिन इसकी एक्यूरेसी 60 से थोड़ी कम हुई है, राइट। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि के वैल्यू से कैसे कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, इस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकती है एक्यूरेसी। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास नाइफ बाइस मॉडल। इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो नाइफ बाइस मॉडल है बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका। ये अक्सर आपको जो फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह की जो एल्गोरिदम्स हैं जितने भी, जैसे अगर गूगल फोटोज वगैरह अगर आप ऑन करते हैं तो फेस के फीचर के बेस पे सारे वो फाइंड करवा देते हैं कि कहाँ कहाँ फोटो में वो पर्सन पर्टिकुलर मौजूद है, ठीक। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन का जो एल्गोरिदम है इसमें नाइफ बाइस यूज हो रहा होता है बैकएंड पे। इस तरह से वेदर प्रिडिक्शन में के क्लासिफाई करना है कि वेदर इट विल बी गुड और बैड, या फिर अगर मैंने ये प्रिडिक्ट करवाना है कि कोई मेडिकल की डायग्नोसिस में कि किसी डिजीज का रिस्क है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी क्लासिफिकेशन में ये नाइव वाइज का मॉडल यूज होता है डायग्नोसिस के लिए। या फिर अगर गूगल है तो वो न्यूज़ की अपनी क्लासिफिकेशन करने के लिए कि क्या वो जो न्यूज़ है वो वेदर से बिलोंग करती है, स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है, या फिर वो किस कैटेगरी में है, ठीक है, या हेल्थ की कोई या पॉलिटिक्स की कोई है। तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली टेक्स्ट माइनिंग ही कर रहा होता है ना बैकएंड पे, ठीक है। जो टेक्स्ट माइनिंग करके वो आ, देखता है कि इसमें कोई सर्टेन जो कीवर्ड है वो किससे मैच होता है। तो अगर ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम आ रहा है तो उसको पॉलिटिक्स की कैटेगरी में डालेगा उस न्यूज को गूगल। और अगर फर्ज करें कोई डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस या फॉरेनहाइट में बात हो रही है तो उसको पता चल जाएगा कि ये वेदर है, यानी उसको टेक्स्ट माइनिंग से जो क्लासिफिकेशन की हुआ है इसमें भी ये वाला मॉडल ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी काफी वेरियस एप्लीकेशंस हैं नाइफ बाइस मॉडल की, राइट।
तो अब हम देख लेते हैं कि ये वर्क किस पे करता है। बेसिकली ये जो बेस्ड है, ये नाइव वाइज थ्योरम पे ही बेस्ड है। ठीक। और इसमें कुछ इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए की किसी भी इवेंट बी के हिसाब से, ठीक है, तो हाउ विल इट फाइंड, इट इज लाइक कि वो प्रोबेबिलिटी उसमें पहले डालेगा। वो पहले बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है ए के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि लाइक्लीहुड, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी ए की अपनी सिंगल अननोन कितनी हो सकती है कि वो अकर करे, वो इवेंट की अकरेंस हो, ठीक है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से और फिर डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। सो फॉर एग्जांपल अगर बी की जो प्रोबेबिलिटी है ए की एग्जिस्टेंस पे, लाइक ए के होने पे, तो वो 1/2 है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसकी भी हाफ हो, ठीक है। यस और नो, यानी दो तीन है, अगर फर्स्ट के दो बाइनरी का केस है, यस और नो है, हेड या टेल है कोइन का, तो हाफ हाफ की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो रहा आंसर 0.5 है, यानी 50% चांस है उस 50%। 0.5 का यहाँ पे मतलब ये कि 50% चांस है ए के एग्जिस्ट करने का इन द वेक ऑफ बी, कि ये पर्टिकुलर अगर इवेंट होता है तो ए के चांस इतना है, 50%। ए की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो ये नाइबर्स थ्योरम है जिस पे ये इस तरह से बेस्ड है। अब इसके यूज केस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक ये इक्वेशन तो हमने देख लिया है कि कुछ इस तरह से है। तो यूज केस इसका कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं, जैसे अगर ईमेल की स्पैम, ईमेल की कैटेगरी है, ठीक है, ईमेल्स देखनी है कि स्पैम है या नहीं स्पैम, ठीक है, दो कैटेगरीज है मेरे पास। तो उसने क्या किया होगा, उसने उस ईमेल को कीवर्ड्स जो है स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि टेक्स्ट माइनिंग कर रहा होता है गूगल भी, तो कैटेगराइज करता है कि ये न्यूज़ वेदर की है, पॉलिटिक्स की है, यहाँ पर कोई भी इंटरटेनमेंट न्यूज़ है, वटेवर। तो इसमें ईमेल में भी उसके पास कीवर्ड्स असाइन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है डियर का कीवर्ड है, फ्रेंड का कीवर्ड है, ठीक, या फिर कोई लंच का कीवर्ड है, या फिर कोई और रिस्पेक्टिव कोई कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो अब इन कीवर्ड्स में वो देखेगा कि पहले से उसने डाटा में लाइक उसने देख लिया होगा कि कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी आम, अगर कोई स्पैम नहीं है, यानी जो एक जेन्युइन ईमेल है जो किसी फ्रेंड से आपको आई हो सकती है, तो वो उसमें क्या लाइक्लीहुड है कि इस कीवर्ड की कितनी लाइक्लीहुड है, फॉर एग्जांपल कि ये कीवर्ड यूजली रिपीट हो रहा है। वो इसका हिस्टोग्राम बना के भी देख सकता है, लाइक विजुलाइज करवाने के लिए हम इसको डाटा पॉइंट को हिस्टोग्राम भी बनाया हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे हिस्टोग्राम के बजाय मैं डायरेक्टली बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो डियर फ्रेंड है, लाइक इसकी 5 दफा रिपीट हुआ है, फ्रेंड्स भी 5 दफा ही आया है, और लंच आया है कोई 2 दफा, सही। तो अब यहाँ पे ये एक रियल टाइम ईमेल का था, सही। तो रियल टाइम ईमेल के अंदर कोई ऐसी लाइक अगर ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं, तो इसकी फर्ज करें कि उसने देखा कि इतनी प्रोबेबिलिटी टेक्स्ट माइनिंग के थ्रू कि इतनी इतनी दफा फ्रीक्वेंसी उनकी है, फ्रीक्वेंसी उसने देखने की ये इतनी होती है नॉर्मल ईमेल्स के अंदर। अब वो क्या करेगा कि वो कैलकुलेट करेगा फॉर एग्जांपल कि अगर जो नोट स्पैम है यानी ओरिजिनल ईमेल है, अगर उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि उसमें डियर यूज हुआ है, ठीक है, अगर वो डियर यूज हुआ है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ओरिजिनल ईमेल है, वो स्पैम नहीं है, यानी इस पर्टिकुलर ईमेल में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो इसी तरह से सेम जब वो फाइंड करेगा तो कैसे उसकी वैल्यू आएगी, यानी टोटल कितने थे इसमें, 12, और डियर की अपनी कितनी है 5। तो इस तरह से जब वो प्रोबेबिलिटी निकालेगा 5/12, तो कितनी आएगा आंसर, ये तकरीबन आएगा मेरे पास 40.41, राइट। तो ये 41%, यानी 41% चांस है कि अगर डियर कीवर्ड ऐड हो तो वो ओरिजिनल ईमेल है, राइट। यानी डियर कीवर्ड अगर इस ईमेल में है तो 41% प्रोबेबिलिटी है कि वो ओरिजिनल ईमेल है। गॉट माई पॉइंट।
तो इसी तरह से मैं इसमें एक और भी देख सकती हूँ कि नोट्स जो स्पैम है उसमें कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही होती है इन कीवर्ड्स की। तो स्पैम में भी उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी आई होगी, ठीक है, उनको आपस में फिर कंपेयर करके देख लूंगी कि जो इसकी जो रिस्पेक्टिव जिसकी अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल डियर की प्रोबेबिलिटी ओरिजिनल ईमेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्पैम ईमेल्स, तो वो जब भी कोई न्यू ईमेल आएगी तो वो देखेगा कि इसमें इसकी जो कीवर्ड आया है फ्रीक्वेंसी जो है इसकी पर्टिकुलर वो किस वाले ग्रुप के साथ ज्यादा मैच हो रही है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी की बेस पे बेसिकली वो डिटेक्ट करेगा, ये वाले इक्वेशन डाल के नेबाइस थ्योरम के बेस पे प्रोबेबिलिटी निकाल के कि वो पर्टिकुलर ईमेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ओरिजिनल है या स्पैम है। सो आई होप इट्स क्लियर। कुछ आइडिया हुआ इस चीज का? Yes. ओके, राइट। और इसके अलावा आपके माइंड में कोई इसकी एग्जांपल आ सकती है नाइव वाइज थ्योरम की, नाइव वाइज थ्योरम में कि क्या इसकी और एप्लीकेशन हो? एनी ऑफ वी नो की क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो इसकी भी वही सेम अगर हम आइरस पे से अब इसको अप्लाई करके देख लें, ठीक है, तो वही सेम मैंने इसमें किया कि एक्स और वाई फीचर्स इसी तरह से नहीं है। और मैंने यहाँ पे अ, इसमें ओके, सो अगर आप यहाँ पे अभी सर्च करें कि नाइव वाइज थ्योरम में यहाँ पे मैंने यूज किया गॉसियन नाइव वाइज, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नाइफ वाइज के टाइप्स हो सकती हैं, तो वो अगर आप मुझे अभी सर्च करके बताएंगे कौन कौन सी हो सकती हैं नाइफ नाइफ वाइज में। एक तो मैंने देख ली कि गॉसियन नाइफ वाइज है जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो कैन यू टेल? मल्टीनोमियल में से ओके, व्हाट एल्स? फिलहाल वो कह रहा है कि फिलहाल ये दो मेन टाइप। ऑलराइट, ठीक है, चले। हाँ जी, और हम इसमें अभी फिलहाल के लिए ये गॉसियन वाली यूज कर रहे हैं। ओके, सो अच्छा, इसमें अब मैंने यहाँ पे इसको फिट करवाया गॉसियन नई वाइज को। Just अच्छा, give me और a टाइप से moment. में इसकी कंप्लीटमेंट नाइफ बाय से और कैटेगोरियल नाइफ बाय Okay, और एक बार नोली नाइफ बाय, ये तीन और आगे। ऑलराइट, ठीक है। हाँ जी, तो यानी कि अगर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मैं उस पर अप्लाई कर दूंगी गॉसियन नाइफ वाइज, ठीक है। और यानी कि और इसके अलावा मल्टीनोमियल के केस में डाटा जो है मल्टीनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उस हिसाब से उसने बनाया हुआ है। और बर्नौली के केस में मल्टीनोमियल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं लाइक वो इंडिपेंडेंट बुलियन वेरिएबल्स हो सकते हैं उसके अंदर से कुछ टाइप्स हैं इस बेस पे। और वो इन मतलब assumptions पे ही, जैसे यहाँ पे मैं ज्यूम कर रही हूँ क्योंकि ये क्लियर है डाटा, तो मैं ज्यूम कर रही हूँ कि इसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी आयरस के केस में, बट ठीक है, तो उस चीज को मैं चल के कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ नाइफ वाइज, राइट। ओके, बर्नौली, दैट्स गुड। वैसे आपने बताई मल्टीनोमियल जो भी बताई थी अपना, वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स और वेदर में करते हैं, तो ये मल्टीनोमियल में आ रही है इसकी टाइप। यस। और ये और इसमें जैसे मैंने अभी स्पैम की एग्जांपल दी है कि उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स को यूज किया, तो ये असल में बेसिकली ये वाली जो एग्जांपल थी ना जो मैंने स्पैम ऑफ ईमेल्स की दी है कि जिसमें वो की वर्ड्स को फ्रीक्वेंसी लेता है और उसकी बेस पर प्रोबेबिलिटी निकालता है, ये मल्टीनोमियल की ही एग्जांपल है। जी जी जी। ओके, लेकिन हम इस केस में क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि अपेरेंटली वो आईएस का डेटा सेट है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। और तो मैंने इसमें गॉसियन नाइव वाइज लगाया और मैं इसमें फिटिंग करने के बाद
लेटरॉन लेटरॉन लाइक यहाँ पे अब उसने फिटिंग पहले करती हुई है, लाइक इसमें सारे डाटा सेट पे हो, तो इसकी मैं प्रिडिक्शन करवा सकती हूँ यहाँ पे। मैं प्रिडिक्ट करवा सकती हूँ कि अगर एक्स की ये वैल्यूज हैं तो वाई की प्रिडिक्ट कर दो, लेकिन जो हमारा जनरल है वो यही है कि हम टेस्ट एंड स्प्लिटिंग करके फिर लेटर ऑन उसकी फिटिंग करेंगे मॉडल की आफ्टर टेस्ट एंड स्प्लिट। ठीक, अगर मैंने पहले कर दी तो इसका मतलब ये है कि उससे तो वो पूरे डाटा पे ट्रेन हो गया। यहाँ पे इसने मगर किया पूरा डाटा, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। Anyhow, यहाँ पे इसने full data use किया, but we will use the training only the training ones, right? क्योंकि अगर मैंने सारे डाटा इसको ट्रेन करवा के उसके बाद उसमें से एक्स टेस्ट पूछे हैं तो इसको तो पहले से उसके आंसर्स पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लिखूंगी, ठीक, फिटिंग करते हुए। फिर उसके बाद इसकी जो प्रोडिक्शन करवाऊंगी एक्स टेस्ट पे, तो फिर ये मुझे बताएगा कि क्या प्रोडिक्टेड वैल्यूज है, और जब मैं उसकी एक्यूरेसी निकालूंगी, अब क्योंकि उसने यहाँ पे मैंने एक्स और वाई दोनों दे दिए हुए थे। हम्म। ओके, सो जो मैंने एक्स और वाई दोनों ही यहाँ पे दे दिए हुए थे, ठीक है, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली, उसने तो पहले ही आंसर सारे पता है, तो इसलिए वो 100% एक्यूरेसी आ गई है। लेट मी जस्ट डू दिस कि मैं इसमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लिखूं। वाई ट्रेन। तो अब देखते हैं कि उसकी एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ेगा, और एक एक्यूरेसी निकालने का एक डिफरेंट वे भी, जैसे यहाँ पे क्लास में किसी ने बताया भी था कि हम उसकी परसेंटेज में भी इसको शो करवा सकते हैं। तो यस, वी कैन परसेंटेज में भी उसको मल्टीप्लाई करके, साथ मैंने परसेंटेज का साइन प्रिंट करवा दिया फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। और इसके अलावा कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट, ओके, वो आपको समझ आई हो। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो ये है, इसको कौन इंटरप्रेट करेगा, क्या मतलब बन रहा है इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स का? यस सर, आदि। यहाँ पे डिफरेंटली कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके ओके, असल में ना हुआ ये है कि अब वो रन हो गया, जो मैंने पहले ट्रेन करवाया था ना, तब वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज हो गया, क्योंकि मैंने पहले सारी वेरिएबल्स दिए हुए थे, तो इसलिए वहां पे कोई सारे जीरो शो हो रहे थे, राइट, जीरो शो हो रहे थे इसके अलावा। तो अब मैंने, क्योंकि वो रन कंप्लीट हो गया उसका, तो अब एक्यूरेसी भी कम हो गई है 1 से, और अब हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ ऐसे आया। एनी, अब आप इसको भी इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैन यू इंटरप्रेट इट? यस मिस। यस। मिस ये क्लास जीरो के हिसाब से वो कह रहा है 11 हमारी 11 वैल्यूज सही प्रेडिक्ट की है उसने, एक्चुअल वैल्यूज की और प्रेडिक्ट भी सही की है। और मतलब ये क्लास 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 और 2, ये क्या नाम है, हमारे जो स्पीशीज थे उसके हिसाब से उसने अलग अलग वो किए हैं, क्लासेस बनाए हैं। तो यस। 11 से तो सब भी हो सकते हैं और 1 के भी हो सकते हैं, मतलब इन तीनों में से एक हो सकता है। उसकी एक्चुअल वैल्यूज 11 थे, उसने प्रेडिक्ट भी 11 ही कर दिए। और इसी तरह दूसरी क्लास की भी, स्पीशीज की भी 13 वैल्यूज उसने एक्चुअल वैल्यूज के प्रेडिक्ट भी सही कर दिया। और इधर एंड पे आके जब हमारी तीसरी उसकी बारी आई, उसने उसने एक गलत कर दिया, बाकी 5 उसने सही कर दिए। तो इसमें ये मेरे ख्याल से फॉल्स नेगेटिव है मिस वन उसके हिसाब से, यस। और बाकी सारे यस उसमें वन। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव कर। ठीक। यस, बाकी सारे उसने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया, बस उसने एक जो थर्ड वाली क्लास थी उसको, ये जो कि थर्ड रो थी, ठीक है, तो थर्ड क्लास यहाँ पे ट्रू वैल्यू थी कि थर्ड थर्ड क्लास से, वो थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन उसने इसको थर्ड कॉलम में डालने के बजाय, यानी जो प्रिडिक्टेड है वो कॉलम वाइज देख रहे हैं, तो प्रिडिक्टेड में के हिसाब से उसको थर्ड कॉलम में होना चाहिए सारी वैल्यूज को। तो लेकिन उसने इसमें एक कैटेगरी, एक को सेकंड वाली क्लास में, सेकंड कैटेगरी के अंदर डाल दिया, और बाकी उसने 5 इसमें डाली है थर्ड में। तो ये वाली जो है ये रोंग है। ठीक, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से पता चल रहा है। और जो पहले एक्यूरेसी 1 आ रही थी, उस केस में क्या होना था?
जो एक्यूरेसी 1 थी उस केस में क्या हमारा यहाँ पे आना था? अ, कैसे सही होगा ये अगर मैं इसको 1 एक्यूरेसी के हिसाब से करती हूँ उसमें कि मिस 100%? डायगोनल्स में 11 13 और 6 आ रहा है, पूरा पूरा। यस। यस, इसमें से 11 13 और 6 और बाकी सारे जीरो होने थे। राइट, यानी कि कोई भी अगर फर्स्ट रो है तो सारे जो कॉलम है, सारे जो वैल्यूज है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर ही है, यानी फर्स्ट क्लास यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी उसकी उसने जो प्रिडिक्ट किया वो भी फर्स्ट क्लास ही प्रिडिक्ट किया है। अगर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे इसकी सेकंड क्लास बनती है तो उसने भी इसको सेकंड क्लास ही प्रिडिक्ट किया है, कॉलम सेकंड में ही डाला है सारी वैल्यूज को। और अगर एक्चुअल जो इसमें थर्ड रो है, यानी इसमें थर्ड रो यानी थर्ड एक्चुअल जो इसकी कैटेगरी है वो थर्ड बनती है तो उसने भी इसको सारे प्रिडिक्टेड में, मतलब सारी जो वैल्यूज हैं थर्ड के लिए थर्ड रो में वो थर्ड कॉलम के अंदर ही आनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारी अब थर्ड कॉलम के अंदर है, कोई सेकंड या फर्स्ट कॉलम के अंदर नजर नहीं आ रही थर्ड रो की वैल्यूज। सो दैट मीन्स कि ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स अब ये 100% शो कर रहा है कि बिल्कुल सही, उसने हर वैल्यू को सही कैटेगराइज किया। यस सर हर्षित। मिस लाइक अगर हाफ ऑफ कर दे और हमें ना पता हो कि मतलब राइट क्लास क्या, फिर क्या करेंगे? एक्चुअल क्लास है। क्या मतलब? लेट्स से भी यहाँ पर थर्ड रो के अंदर इसने 5 1 दिया ना, थर्ड रो में इसने 5 1 दिया, तो हमें उससे पता चल गया कि 5 एक्चुअल क्लास है। तो अगर इसको हाफ ऑफ कर दे, अगर ये मतलब 3 और 3 कर दे। हाँ, तो हम ये नहीं देख रहे कि उसने वैल्यूज किस तरह से स्प्लिट किए हैं, हम देख रहे हैं किस रो के किस कॉलम में है। क्योंकि ये जितनी रोज हैं ये एक्चुअल कैटेगरीज बता रही हैं, यानी ये बता रही है कि इसमें एक्चुअली जो है ये फर्स्ट रो है तो यानी फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो ग्रुप था उसमें बिलोंग करते हैं। सेकंड रो है, इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज असल में सेकंड वाली रो से बिलोंग करती हैं। थर्ड रो है, इसका मतलब ये सारी जो वैल्यूज है ना थर्ड रो की एक्चुअल में ये थर्ड वाली जो कैटेगरी है ना उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज रो वाइज हम देखेंगे और कॉलम वाइज, मतलब अब होना ही चाहिए था कि अगर रो में थर्ड रो है और तो जो कॉलम है वो बता रहा है प्रिडिक्टेड को, यानी ये जितनी भी वैल्यूज अगर पहले कॉलम में है 11 0 0, तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रिडिक्ट किया है कि 11 वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे प्रिडिक्ट आएगा, तो मतलब कि उसने प्रिडिक्ट किया है कि 11 वैल्यूज कॉलम ए में है, कैटेगरी ए की है। ठीक है, 1 वाली की। ठीक है, और अगर उसने सेकंड कॉलम देखूं तो उसमें उसने यहाँ पे 0 13 लिखा है, यानी कि उसने बताया कि जो सेकंड कॉलम है यानी सेकंड कैटेगरी के अंदर उसने प्रिडिक्ट किए हैं 13 वैल्यूज। ठीक, अब मैं उसको अगर कंपेयर करूँ एक्चुअल वैल्यू से तो रो वाइज बन रही है यू। तो एक्चुअल वैल्यू के मुताबिक भी रो वन के अंदर फर्स्ट वाली सारी रोज आनी थी, फर्स्ट वाली कैटेगरी आनी थी। ठीक है, इसको मैं ए से भी डिनोट कर सकती हूँ, राइट? तो फर्स्ट वाली कोई भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वर्जीनी का। ठीक है, तो ये इसमें यानी फर्स्ट रो है तो उसकी प्रिडिक्शन भी फर्स्ट कॉलम में अगर है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि उसने ट्रू प्रिडिक्ट किया। अगर फर्स्ट रो है यानी कि पहली कैटेगरी है लेकिन उसने उसकी प्रिडिक्शन में उसकी वैल्यूज को डाला हुआ है सेकंड कॉलम में, यानी उसने सेकंड कॉलम का मतलब है कि वो प्रिडिक्ट करे कि वो सेकंड वाले ग्रुप से बिलोंग करती है, हालांकि वो फर्स्ट रो है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो एक्चुअल वैल्यू है फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी। लेकिन अगर उसको सेकंड रो में यहाँ पे फर्स्ट करके डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो 1 प्रिडिक्ट किया ना ये रॉन्ग प्रिडिक्ट रॉन्ग किया है। ठीक है, उसने इसको सेकंड कॉलम के अंदर डाला है, कॉलम सिग्निफाई माय प्रिडिक्टेड वैल्यू, लेकिन असल में फर्स्ट रो के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट रो का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट रो बनती है। आई होप इट मेक सेंस। कोई और अगर इसको बताया सर आधे लिए दूसरे, तो हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छी समझ आ जाए, ज्यादा सही एलेबोरेट हो। मिस मैंने तो इस तरह समझा था इसको, मैट्रिक्स का तो हम सबको पता ही है ना, तो सिर्फ मैंने ये समझा था कि डायगोनल्स में अगर वैल्यूज आए तो इसका मतलब वो सी प्रिडिक्ट कर रहा है इक्वल के हिसाब से, और यस ऑफ डायगोनल्स आते हैं तो फिर मतलब वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। यस यस, यू आर राइट। ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि डायगोनल में ही आएगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि उसने डायगोनल ही बनता होगा, क्योंकि बाकी वैल्यू 0 0 ही होंगी ना। ठीक है, क्योंकि वो एक ही क्लास में वैल्यू फॉल कर सकती है ना उसकी कैटेगरी। तो यस, वो फिर डायगोनल ही बनता होगा। सो यस, दैट्स आल्सो अ गुड पॉइंट, राइट टू ऐड।
सो वो मैं बिल्कुल बेसिक्स में जा जाके वो एक बता रही थी कि कैसे वो कैटेगरी इसकी बनती है पर्टिकुलर। सो एनी हाउ, आई होप इट मेक सेंस नाउ टू एवरी पार्टिसिपेंट। बाकी सबको क्लियर है ना ये चीज? ओके। तो मीन्स इसका एक यूज केस सराशे में शायद ऊपर शेयर किया है, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये एनएलपी में जब सेंटिमेंट एनालिसिस में जा रहे हैं तो फिर ये यूज होता है। हम्म। यस, ओके, यस, जी मैंने पॉइंट आउट करना था एट द एंड कि दिस इज आल्सो गुड एग्जांपल कि सेंटीमेंटल एनालिसिस में कि इसमें भी कैटेगरीज आ गई, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्लासिफिकेशन। और उसमें हम ये स्पेसिफिक कीवर्ड की बेस पे वो बता सकते हैं कि क्या ये इसमें कोई हेट एलिमेंट है, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर ट्वीट या जो भी फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है, क्या वो वार से रेलिवेंट है, वो हेट से रेलिवेंट है, वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट है, या वो किसी के हक में है, ठीक है, या न्यूट्रल पोस्ट है। तो उस हिसाब से उसका एल्गोरिदम फिर ब्लॉक कर रहा होता है चीज़ों को। सो यस, दिस इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ नाइव वाइस। सो दैट वाज ऑल अबाउट नाइव वाइस एल्गोरिदम एज वेल। ठीक है, एक बिल्कुल जेनेरिक सा ओवरव्यू लिया हमने। इसमें भी अगेन, इसमें भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लेबल करवा के हीट मैप में भी शो करवा सकती हूँ उसी सेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को फॉर माय ओन कन्वीनियंस। तो ये डायगोनल हमें शो है, देन इट्स फाइन, राइट? यानी जो 11 13 और 5 का, मगर यहाँ पे क्योंकि डायगोनल नहीं बन रहा बल्कि यहाँ पे एक्यूरेसी मैंने कम हो गई थी, तो ये 1 यहाँ पे एक शो रहा है। तो दैट मीन्स कि अब प्रोडिक्शन थोड़ी सी मतलब कि लेस एक्यूरेट है, 100% नहीं है, कि इसमें एक अलग से डायगोनल के अलावा भी वैल्यू आ रही है जो कि यहाँ पे शो हो रही है, यानी एक्चुअल आउटपुट और ये प्रोडिक्टेड आउटपुट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एसवीएम है, तो ये हम कल देखेंगे। तो अब आपका टास्क ही है कि वैसे मैंने ये क्लास में भी रीड करवाना था, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। तो ये नाइफ वाइज का जो क्लासिफायर है, इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसी वाले ब्लॉग में, ठीक? तो इट विल आल्सो बी हेल्पफुल कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ से भी आपकी कुछ क्लियर क्लियर हो सकती हैं, राइट? It's good practice to read about the algorithms, right? From here. ये beginner friendly है, तो easy रहेगा आपके लिए भी। Alright, तो चलें फिर, that was all about today। इसके अलावा